हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। तो हम बात कर रहे थे केस स्टडीज़ पर, और हमारा चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड हम लोग केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड हमने केस स्टडीज़ डिस्कस कर ली है। अब हम उसके नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम सब जानते ही हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करेंगे इसकी केस स्टडीज़ पर डिस्कशन। सबसे पहली केस स्टडीज़ क्या आप लोग देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, इट इज़ क्लियरली विजिबल, है ना। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट केस स्टडी है वो कहती है, नीरज स्टार्टेड अ कंपनी यो लिमिटेड विद 10 एम्प्लॉयज़ टू असेंबल इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स फॉर द इंडियन रूरल मार्केट। तो इंडियन रूरल मार्केट के लिए ये लोग कंप्यूटर्स बनाते थे जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल थे। द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर्स। तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी जब उसने कंपनी शुरू की, ठीक है। As the product was good and marketed well, the demand went up. To increase production, the company decided to recruit additional employees. नीरज, who was earlier taking all the decisions for the company. तो पहले क्या होता था, नीरज जो इस कंपनी के ओनर है, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना नीरज, तो नीरज जो है वो पहले कंपनी के सारे डिसीजंस लिया करते थे। अब चूँकि क्या हुआ यहाँ पर, जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बढ़ गई और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पर पहले जब नीरज सारे डिसीजंस लेते थे, अब उनको क्या करना पड़ा, हैड टू सिलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटी। तो यहाँ पर उनको क्या करना पड़ा, अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी यानी कि पावर टू टेक डिसीजंस, है ना। तो ये जो इनकी पावर थी सारे डिसीजंस लेने की, इसको इन्होंने डिस्पर्स किया, स्प्रेड कर दिया सिलेक्टिवली, ठीक है। ही बिलीव्स दैट पीपल आर कम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल एंड कैन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। तो यहाँ पे नीरज का ये मानना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इनके पास 10 एम्प्लॉयज़ है, वो बहुत ही कैपेबल है, कम्पिटेंट है और बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले सकते हैं। दिस पेड ऑफ एंड द कंपनी वॉज नॉट ओनली एबल टू इंक्रीज़ इट्स प्रोडक्शन। सिर्फ कंपनी ने अपना प्रोडक्शन ही नहीं इंक्रीज़ किया, इसके साथ साथ इनकी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ गई और इनके प्रोडक्ट्स में डिफरेंट फीचर्स भी इन्होंने एड अप किए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे पहले जो नीरज सारे डिसीजंस खुद लेता था एंड क्योंकि उसको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना था, है ना, तो उसने क्या करा, सिलेक्टिवली डिस्पर्स की अथॉरिटी। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, जिसकी वजह से नीरज अपनी कंपनी को ग्रेटर हाइट्स तक ले जा पाया। और हमें जो भी ये कंसेप्ट है इसका हमें इम्पोर्टेंस भी बताना है। तो यहाँ पर जब हम लोग सिलेक्टिवली डिस्पर्स करते हैं अथॉरिटी को, मतलब थ्रू आउट द लेवल्स हम लोग अथॉरिटी डिस्पर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले सारे डिसीजंस कौन लेता था, नीरज लेता था। अब उसने क्या करा, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्प्रेड कर दिया। तो क्या हुआ, अब हर कोई डिसीज़न ले पाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं। और नीरज का ये भी मानना था कि एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं, कम्पिटेंट होते हैं, कैपेबल होते हैं। तो जब अगर कोई बंदा ऐसा समझता है कि उसके एम्प्लॉयज़, अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा समझता है कि उसके एम्प्लॉयज़ बहुत कम्पिटेंट, कैपेबल है, तो कौन सा कंसेप्ट होगा दोस्तों, उस कंपनी में सब लोग यूज़ करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो गया, कंसेप्ट यूज्ड बाय नीरज टू रीच ग्रेटर हाइट्स इज डिसेंट्रलाइजेशन। और हमें जैसे ही हमने कंसेप्ट को आइडेंटिफाई किया, हमें उसके क्या करने हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो हर एक एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस होता है और वो सेल्फ
अपने खुद से सारा काम करते हैं एंड दे आर सेल्फ रिलायंट, ठीक है। तो दिस कैन प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज़। सेकेंड पॉइंट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अगर ऐसा कोई रूटीन जॉब है जो बाकी एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं तो टॉप मैनेजमेंट वो सारा काम किसको दे देगी, लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे देगी, एंड देयर इज़ रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। देन फिर क्विक डिसीजन मेकिंग, अगर सबके पास इक्वल लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है, अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटी का, तो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग भी क्विक होती है, बहुत जल्दी हम डिसीजंस ले सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा होगा, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। इससे हमें पता चला कि जहाँ पर अथॉरिटी को डिस्पर्स किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, तो कौन सा कंसेप्ट होगा दोस्तों, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। नेशनल वायरटेक लिमिटेड हैज़ ग्रोन इन साइज, बहुत बड़ी कंपनी है। इट वॉज अ मार्केट लीडर बट with the changes in business environment and with the entry of MNCs। पहले ये जो कंपनी थी ये क्या थी, ये क्या थी, एक मार्केट लीडर थी। और लेकिन क्या हुआ, पहले ये कंपनी जो थी ये मार्केट लीडर थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, बिज़नेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हो गए। दोस्तों हम ये पढ़ चुके हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट बहुत ही डायनामिक होता है, एवर चेंजिंग होता है। तो ऑब्वियसली बिज़नेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए और MNCs की एंट्री हो गई, मल्टीनेशनल्स की एंट्री हो गई हमारे बिज़नेस इन्वायरमेंट में। तो क्या हुआ, इसका जो मार्केट शेयर था वो डिक्लाइन कर गया, उसका मार्केट शेयर कम हो गया। दोस्तों ये जो एंट्री ऑफ MNC है ये कौन सा पार्ट है बिज़नेस इन्वायरमेंट का, ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, कौन से कंसेप्ट में बिज़नेस इन्वायरमेंट के चैप्टर में पढ़ा था ये एंट्री ऑफ MNCs, आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। फिर टू कोप अप विद द सिचुएशन द CEO स्टार्ट्स डेलीगेटिंग सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू द GM। तो CEO ने क्या करा, थोड़ी सी अथॉरिटी GM को दे दी, लेकिन GM को भी फिर ओवर बर्डन लगने लग गया, बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लग गया। तो उसने CEO का अप्रूवल लिया एंड GM ने भी थोड़ी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को पास कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी जो अथॉरिटी थी वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्पर्स हो चुकी है, थ्रू आउट ऑल द लेवल्स वो डिस्पर्स हो चुकी है। तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ दोस्तों, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है, जब हम अथॉरिटी को थ्रू आउट ऑल द लेवल्स इन द बिजनेस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, तो कौन सी कंसेप्ट होता है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट ही बता दिया गया था कि जो अथॉरिटी डिस्पर्स हुई है वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डिस्पर्स हुई है, वो कुछ छंद हाथों में नहीं है, इट इज़ नॉट कंसंट्रेटेड, इट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा कंसेप्ट हुआ, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। राकेश जॉइन्स एज अ हेड लाइब्रेरियन ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड मेडिकल कॉलेज इन पुणे, ठीक है। ये हमारी केस स्टडी है, आपके स्कूल्स में भी लाइब्रेरियन होते होंगे। तो अ टीम ऑफ 4 लाइब्रेरियंस इज प्लेस्ड अंडर हिम। तो राकेश जो हेड लाइब्रेरियन है उसके नीचे 4 और लाइब्रेरियंस हैं, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लाइब्रेरी, ताकि लाइब्रेरी के सारे ऑपरेशंस अच्छे से हो सके, इसीलिए ये काम किया गया। Besides, he has been assigned 8 people as support service staff। तो सबसे पहले एक हेड लाइब्रेरियन हुआ, उसके नीचे 4 और लोग हुए, और उसके नीचे 8 लोग हुए जो कि सपोर्ट स्टाफ है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आप लोगों को कि कैसा यहाँ पर बात की गई है, कैसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। पहले एक हेड लाइब्रेरियन है, उसके नीचे 4 लोग हैं और उसके नीचे 8 लोग हैं एज सपोर्ट सर्विस स्टाफ, ठीक है। ऑन द सेकेंड डे ऑफ हिज ज्वाइनिंग, तो राकेश को 2 ही दिन हुए थे ज्वाइन करके एज अ हेड लाइब्रेरियन, ही इज़ टोल्ड टू गेट अ शिपमेंट ऑफ न्यू बुक्स अनलोडेड। तो कहीं से बहुत सारे बुक्स का एक ऑर्डर आने वाला है,
कॉलेज में, तो उसको अनलोड करना है, उसको पूरा उतरवाना है जहाँ से वो आएगा शिपमेंट होकर, ठीक है। फिर जितना भी बुक शेल्फ्स है उसको आपको वापस सारी बुक्स को जमाना है, एंड गेट ऑल द वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ, एंड गेट ऑल द वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ वीक टाइम। तो एक वीक के अंदर आपको सारा जो भी वेस्ट निकलेगा, पेपर, पैकेजिंग वगैरह, तो वो सब आपको डिस्पोज ऑफ करना है। In order to ensure orderliness and speed in the process of setting up of the library, he makes each of the 4 librarians in charge of 5 different departments. तो यहाँ पर लाइब्रेरी में बुक्स थी 5 सब्जेक्ट्स की। हर उन 5 सब्जेक्ट्स में से जो 4 लाइब्रेरियन थे उसने उसका इंचार्ज बना दिया, ठीक है। और क्या हुआ, कीपिंग इन माइंड देयर कंपिटेंस एंड एक्सपीरियंस, ही डिसाइडेड टू गिव देम मोर अथॉरिटी सो दैट दे कैन मेक ऑटोनॉमस प्लान्स एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस। तो उनका कंपिटेंस लेवल और उनका एक्सपीरियंस को ध्यान देते हुए उसने और अथॉरिटी इन लोगों को दे दी ताकि वो लोग अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली ऑटोनॉमस प्लान्स बना सके, है ना, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी ताकि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो डिसीजंस का। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट यूज्ड बाय राकेश, कीपिंग इन माइंड द कंपिटेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर लाइब्रेरियंस। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अथॉरिटी, मोर अथॉरिटी जो लाइब्रेरियंस को दी गई, ये कौन सा कंसेप्ट हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो अथॉरिटी का डिस्पर्सल है वो इवनली है एंड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं, है ना। तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ दोस्तों, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, एंड इसके हमें एडवांटेजेस भी बताने हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट डिस्कस हुआ है लाइब्रेरी के क्वेश्चन में वो है डिसेंट्रलाइजेशन, और इसके एडवांटेजेस क्या हुए दोस्तों, वही जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, आप उसे ही लिख सकते हैं, आप चाहे तो कोई दूसरे भी लिख सकते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन की केस स्टडीज़ डिस्कस की है वो क्लियर है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐसी केस स्टडी मिल जाती है जिसमें आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको आपको समझा दूंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग 100 बिजनेस, थैंक यू।